Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss some previous year questions related to the topic rotational motion, and this video will be helpful for all the students who are preparing for KVS, NVS, DSSB, STET or other state exam of PGT Physics. So let's start. A wheel has an angular acceleration of 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एंगुलर एक्सेलरेशन व्हील की कितनी दी हुई है? अल्फा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर विद एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ. अब एंगुलर स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं. इनिशियल के लिए हम ओमेगा नॉट लगाते हैं और इनिशियल एंगुलर स्पीड हमें कितनी दी हुई है? 2 रेडियन पर सेकेंड. ये हमें स्पीड दी हुई है. ठीक. और क्या कहा है? इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड. टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड. इट हैज़ रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ. तो 2 सेकेंड में वो कितने एंगल से रोटेट करी? थीटा की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. तो जैसे हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे लीनियर में, वैसे ही हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें रोटेशनल मोशन में भी लिखते हैं. ठीक है. तो थीटा क्या होता है? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वहाँ क्या होता था? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वही फॉर्मूला हम रोटेशनल मोशन की टर्म में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू यू टी. अब इनिशियल वेलोसिटी की जगह अब यू की जगह क्या आएगा? देखो यहाँ पे मैं टर्म्स को थोड़ा चेंज कर रही हूँ. ठीक है. एस इज इक्वल टू यू टी होता था. यू की जगह यहाँ क्या आएगा? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए. एक्सेलरेशन होता था. यहाँ क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा इंटू टी स्क्वायर. तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? ओमेगा नॉट हमें 2 दिया हुआ है, टाइम हमें 2 दिया हुआ है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 3 हमें गिवन है और टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हमें गिवन है. ठीक. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? थीटा विल बी इक्वल टू 4 प्लस हाफ 3 इंटू 2 का स्क्वायर है. एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक 2 रह जाएगा यहाँ पे. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस 4 यानी कि 10 रेडियन. थीटा को हम किस में लिखेंगे? रेडियन में. ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 10. तो जैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लीनियर मोशन में लगाते हैं जब बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है, ऐसे ही अगर बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है तो हम उन्हीं इक्वेशंस को चेंज करके रोटेशनल मोशन की टर्म्स में लिख सकते हैं. वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो u की जगह ओमेगा नॉट बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v की जगह ओमेगा बन जाएगी, एक्सेलरेशन ए की जगह अल्फा ले लेंगे हम. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट एस की जगह थीटा ले लेंगे. तो ये कुछ चेंजेस करके हम लीनियर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज कर सकते हैं. ठीक है. वो तो इसमें व्हील की बात उसने कही है. व्हील क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा. तो इसमें हमें रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा और उसने दिया भी एंगुलर में ही दिया हुआ है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन सेकेंड. ठीक है. दिस टाइप का. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट? देखो इसमें हमें क्या गिवन है? अ स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ अ मास 3 kg. ठीक है. एक हॉलो सिलेंडर है. हॉलो सिलेंडर का मास हमें गिवन है 3 kg और उसका रेडियस हमें गिवन है, ये रेडियन नहीं है रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर. अ स्ट्रिंग इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. अब देखो हॉलो सिलेंडर को हमने क्या किया? एक स्ट्रिंग से बांध दिया और उस स्ट्रिंग को हम 50 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं. तो क्या होगा? वो जो हॉलो सिलेंडर है वो रोल करता हुआ हमारी तरफ को आएगा, जिधर को फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में जाएगा वो. तो अगर वो रोल करेगा तो उसकी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी. तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है हॉलो सिलेंडर की? दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो देखो जब हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर और वो रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई टॉर्क वहाँ पे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो रोटेट होके हमारे पास आ रहा है. और टॉर्क हमारे पास क्या होता है? आई इंटू अल्फा के इक्वल होता है. ठीक है. यहाँ से हमें निकालना क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा. तो अल्फा क्या हो जाएगा? टाउ बाई आई लिख सकते हैं हम.
और टाउ का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है आर एफ, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क, उस पर टॉर्क लगा है तभी वो रोटेट कर रहा है, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, आर एफ होता है, ठीक है। अब नीचे क्या है, आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो क्वेश्चन में हम बात किसकी कर रहे हैं, हॉलो सिलेंडर की, और हॉलो सिलेंडर मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक रोटेशनल मोशन करके एक वीडियो है जिसमें पूरे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने पोस्ट की है, ठीक है, तो उसमें आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, देखो हॉलो सिलेंडर जो है वो रिंग से मिल के बना है, तो जो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा क्या आ गया, एफ बाई एम आर। एफ हमें कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ है, मास हमें कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है, और आर हमें कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज़ें हमने एसआई में ली है तो इसको भी एसआई में लेंगे, तो 40 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये किसके नियर बाय आ रहा है, देखो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन नियर बाय ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है वैल्यूज़ में, तो लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 41.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आपको थोड़ा कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं, वो थोड़ा क्लियर करो, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कोलैप्सिंग स्टार चेंजेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब इसमें क्या कहा है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है कोलैप्सिंग स्टार का वो इनिशियल वैल्यू से 1/3 हो गया, यानी कि अगर पहले I1 था तो बाद में कितना हो गया, I1/3 हो गया, ठीक। द रेशियो ऑफ न्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, रेशियो बतानी है न्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि K2/K1 क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो K2/K1 कैसे निकालेंगे हम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 1 लगा देंगे यहाँ, ये 2 के लिए है तो 2 लगा देंगे, और 1 के लिए लेना है तो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर आ जाएगा, हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, I2 हमारे पास देखो I2 क्या था, 1/3 हो जा रहा था I1 का, यानी कि I1/3 डिवाइड बाय I1, और ओमेगा 2 क्या है, देखो ओमेगा 1 अगर ओमेगा लेके चले हम, या ओमेगा 1 को ओमेगा 1 ही रखो, ओमेगा 1 का स्क्वायर अगर हम इसे लेके चलें तो ओमेगा 2 क्या होगा, देखो हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, देखो सिस्टम में बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई टॉर्क भी नहीं लग रहा, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी तो आई ओमेगा विल बी कांस्टेंट, यानी कि आई विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो अगर आई की वैल्यू 1/3 हो रही है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू 1/3 हो रही है देन ओमेगा विल बिकम 3 टाइम्स, तो ओमेगा 1 है तो बाद में क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। I1 से I1 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पे, 1/3, 3 ओमेगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा 1 का स्क्वायर, सो ये क्या आ जाएगा, 3:1। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, 3:1। तो देखो है ऑप्शन ए इज करेक्ट है, 3:1, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आया है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि अगर बाहर से कोई फोर्स या टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और आई ओमेगा कांस्टेंट होता है,
तो ओमेगा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। सो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। अ टॉर्क of 10 to the power 8 dyne centimeter is applied to a wheel of mass 10 kg। मास व्हील का दे दिया 10 kg। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो इसमें एक अलग टर्म दिया हमें, रेडियस ऑफ गायरेशन 50 सेंटीमीटर दी हुई है। अब वो रेडियस ऑफ गायरेशन का भी कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो व्हील के लिए हम लिखते हैं वो होता है हाफ mr²। इसको लर्न कर लो, ठीक है, हाफ mr² होता है। और हम आई को m² लिख सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में, तो इट विल बी हाफ mr²। m से n कैंसिल हो जाएगा तो k क्या आ जाएगा, r बाय में √2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम r निकालेंगे तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, k√2। ये हमारे पास r निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में उसने और क्या पूछा है, देखो द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इज, एक टॉर्क लगाया हमने व्हील पे, ठीक है, एक टॉर्क लगाया है, तो टॉर्क लगाया है, टॉर्क लगाने की वजह से वो व्हील रोटेट करेगा, तो जो रिजल्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा यानी कि अल्फा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट अल्फा। तो देखो जब हम टॉर्क लगाएंगे तो टॉर्क हम कितना लगाएंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, और हम इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आई की जगह हाफ mr² जो व्हील का होता है इंटू अल्फा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि CGS में लिया हुआ है। हाफ मास हमें क्वेश्चन का में गिवन है 10, CGS में ले रहे हैं तो इसको भी CGS में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास आया था 50√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 50√2 का स्क्वायर, और साथ में अल्फा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 10 टू द पावर 8, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ आएगा 10 टू द पावर 4/2 इंटू 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 इंटू 2 इंटू अल्फा, 2 से 2 कैंसल, एंड यहाँ पे देखो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4 इंटू डिवाइड बाय 2500, ये आ जाएगी यहाँ से अल्फा की वैल्यू। तो इसको हम फर्दर, ये 4 0 है, यहाँ 8 है, तो कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर 4 आ जाएगी, 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और 2500, 2 से 2 कैंसिल, और 25 4 ज़ा 100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ था, व्हील का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हाफ mr² होता है, हमने वहाँ से k की वैल्यू हमें गिवन है तो वहाँ से r निकाल लिया। फिर उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि टॉर्क लगाया है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू a, ठीक है। तो मास की जगह हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क आई अल्फा के इक्वल होता है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लाई व्हील ऑफ ए इंजन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो उसकी एंगुलर जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी 0 एंड इट अटेन्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो ये क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ओमेगा 2 कितना चेंज आया। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया, 100 माइनस 0 इट विल बी 100, कितने टाइम में आया, 10 सेकेंड में, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन इजी क्वेश्चन. अ व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हमें 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे दी. अ व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है. हाउ मैनी कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन 10th सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ये हमसे पूछा हुआ है. तो हम क्या करते थे, एक इक्वेशन लिखते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. उसको हम रोटेशनल मोशन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी. ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हमें 0 दिया हुआ है, एल्फा हमें 2 दिया हुआ है, टाइम हमें 10 दिया हुआ है. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से न्यू क्या आ जाएगा 10 बाय में पाई. ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो यहाँ पे. व्हेन वी विल पुट द 22/7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 70/22. या इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 35/11. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 11 3 3 पॉइंट समथिंग आएगी. तो हम आगे डेसिमल में नहीं ले रहे हैं. तो टोटल रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट करे वो पूछा है, तो 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए उसने पूरे. तो क्या आएगा आंसर हमारा 3 आएगा. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि हाफ रोटेशन भी अगली हुई है नहीं हुई है, सिंपल हमें दिया हुआ है. तो हम 3 तो हमारे पूरे हो गए, वो हमारा निकल गया. तो वो हम इसको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3 होगा. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का. देखो एक सॉलिड डिस्क है, वो रोल भी कर रही है स्लाइड भी कर रही है. ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो रोल करती है, सेकेंड टाइम में वो स्लाइड करके आ रही है फ्रॉम द रेस्ट डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन का रोल हमने यहाँ नहीं लेना है. तो वहाँ से वो नीचे को आ रही है. द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इन बोथ द केसेस विल हैव द रेशो. तो जब वो नीचे आ रही हैं तो नीचे पहुँचने पे उनकी वेलोसिटीज़ की क्या रेशो होगी वो हमसे पूछा है. ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को. देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो जब भी हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को रख रहे हैं तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे. एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट होगा mg. ठीक है, यहाँ पे हमने उसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा. mg cos थीटा को हमेशा एक नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देता है. तो अगर वो बॉडी स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ रही है तो वो किस फोर्स की वजह से आती है, mg sin थीटा की वजह से आती है. ठीक है, यहाँ पे जो हमें केस दिया हुआ है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है. अगर ये नीचे को आ रही है तो ऊपर को एक फ्रिक्शनलेस फोर्स एक्ट करता, लेकिन हमें यहाँ फ्रिक्शनलेस फोर्स 0 दिया हुआ है. इसका मतलब है नीचे को आ रही है तो कितने फोर्स के साथ आ रही है mg sin थीटा की से, और एक्सेलरेशन क्या होगी नीचे को आते हुए g sin थीटा. यानी कि स्लाइडिंग के केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी g sin थीटा नीचे को आते हुए. और रोलिंग के केस में क्या होता है, रोलिंग के केस में जैसे ही नीचे को फोर्स लगता है, फोर्स के साथ एक टॉर्क भी आता है. तो जब टॉर्क आता है तो हमारे पास उसकी वजह से भी एक कंपोनेंट आता है k²/r². तो हमारे पास रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन होती है a1 इज इक्वल टू g sin थीटा बाय 1 प्लस k²/r². 1 जो सब्सक्रिप्ट है वो मैंने रोलिंग के लिए लिया है और 2 स्लाइडिंग के लिए लिया है. ठीक है, k²/r² क्या होता है, जैसे हम कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, जैसे हमने सॉलिड स्फीयर का लिखा 2/5 mr². ठीक है, तो ये जो आगे कॉफिशिएंट है 2/5 ये क्या होता है k²/r² के इक्वल होता है. यहाँ पे देखो क्या बात आ रही है, रोल जब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सॉलिड डिस्क लिया है. ठीक है, अब डिस्क के केस में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हाफ mr² होता है. तो k²/r² क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा. तो एक्सेल जब वो रोल करके आएगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी g sin थीटा ओवर 1 + 1/2. यानी कि नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3/2. और वो सॉल्व करेंगे तो फर्दर a क्या आ जाएगा हमारे पास a1
2/3 g साइन थीटा। और स्लाइडिंग के केस में तो हमारे पास एक ही एक्सेलरेशन है g साइन थीटा, और रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन बन गई 2/3 g साइन थीटा। ठीक है, अब वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है हमारे पास। u 0 है क्योंकि इनिशियली तो दोनों ही रेस्ट पे थे, तो v² क्या आ गया? 2as के इक्वल आ गया। और डिस्टेंस दोनों ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो डिस्टेंस तो दोनों सेम ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो s की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। 2 कांस्टेंट है तो s भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ a, तो v1/v2 लिखेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट a1/a2। तो a1 भी हमारे पास है, a2 भी हमारे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो v1/v2 हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? अंडर रूट 2/3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट 2/3। बट अगर इसमें हमें वेलोसिटीज पूछा है, अगर इन एनी केस अगर आपसे टाइम भी पूछ लिया जाता है कि एक डिस्क है वो एक बार रोल होके नीचे आ रहा है, एक बार स्लाइड होके नीचे आ रहा है, तो किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस केस में कम टाइम लग रहा है, या ये वो दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, यानी कि अगर टाइम आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले जब वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमें उनकी एक्सेलरेशन पता है, और हमें ये बात भी पता है कि वो दोनों नीचे आ रहे हैं तो डिस्टेंस वो सेम ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम s का फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे तो u1t और u2t दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो s विल बी इक्वल टू हाफ a1t1² एंड s ऑल्सो विल बी इक्वल टू हाफ a2t2²। फर्स्ट वाला मैंने रोलिंग के लिए लगाया, सेकेंड वाला a2 जो है वो मैंने किसके लिए लगाया? स्लाइडिंग के लिए। दोनों अगर s सेम है तो हाफ a1t1² विल बी इक्वल टू हाफ a2t2²। हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा। a1 हमें पता है 2/3 g साइन थीटा था, a2 हमें पता है g साइन थीटा था। g साइन थीटा विल बी कैंसल इन बोथ साइड, तो 2/3 जो होगा वो t2/t1 का स्क्वायर हो जाएगा, और t1/t2 क्या आएगा? अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे t1 कौन सा टाइम है? t1 वो टाइम है जब बॉडी रोल होके आ रही है। ठीक है, फर्स्ट केस हमने रोलिंग का लिया था, और t2 वो टाइम है जब बॉडी स्लाइड होके आ रही है। ठीक है, अब अगर देखो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 समथिंग, और √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ में से देखो तो t किसका ज़्यादा है? रोलिंग के लिए t ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि बॉडी रोल होके आ रही है तो वो जल्दी आएगी, लेकिन जब वो रोल होके आ रही है तो वो टाइम ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये भी क्लियर हो गया कि जब वो बॉडी रोल होके नीचे को आ रही है तो वो टाइम ज़्यादा लेगी। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, सिंपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द केस ऑफ रोलिंग क्या होती है। ठीक है, और अगर बॉडी रोल होके नीचे को आ रही है तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, all this you should know. So I hope this session will be helpful for you and the concepts will be clear to you, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you for watching the video till the end, and if you like this video please don't forget to like the video, share the video to your friends so that maximum students तक ये वीडियो पहुंच पाए। and thank you for watching, and please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.